हेलो स्टूडेंट। इसके पहले हम लोग जो है बायोमॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी कुछ एक लेक्चर पढ़ चुके थे। तो उसमें हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स में देखा था कि पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है और उसमें कौन कौन से जो है कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में। कि बायोमॉलिक्यूल्स जो होता है लिविंग थिंग्स को प्रिपेयर करता है, उनके मेंटेनेंस को पार्टिसिपेट करता है, मेंटेनेंस करता है और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखा था और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इस फर्स्ट जो बायोमॉलिक्यूल्स स्टडी कर रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बायोमॉलिक्यूल्स है और बायोमॉलिक्यूल्स में जो है कार्बोहाइड्रेट हमारा फर्स्ट है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था कि मोनोसेकेराइड्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं कितने टाइप के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसमें हम लोगों ने मोनोसेकेराइड्स देखा था, ओलिगोसेकेराइड्स देखा था, पॉलीसेकेराइड्स देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने फाइनली रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखा था। तो आप जो अगर उस लेक्चर को मिस किए हैं तो आप जो है हमारे प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सेकंड जो पार्ट है उसमें फर्दर कार्बोहाइड्रेट में जो आप लोगों को पढ़ना है, स्पेशली 12th के अकॉर्डिंग सब चीजें चल रही हैं। तो जो फर्दर जो पढ़ना है आपको उसमें ये पढ़ना है कि ग्लूकोज को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ग्लूकोज को हम लोग जो है डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन, अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसमें जो पहला प्रिपरेशन होता है फ्रॉम सुक्रोज। तो अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं फ्रॉम सुक्रोज, तो यहां पे क्या करते हैं, सुक्रोज heated with water in the presence of any acids, in the presence of acid like HCl और H2SO4, है ना। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, एसिड HCl H2SO4। then it form glucose and fructose। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज को हम जो है वाटर के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये जो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको हम लेते हैं सुक्रोज को जब हम हीट करते हैं सिंपली प्लस H2O, वाटर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, किसके वाटर के साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या H2SO4, कोई भी एसिड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होता है ग्लूकोज में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि जैसे अगर सुक्रोज लेते हैं तो C12H22O11, ये हमारा सुक्रोज का फार्मूला है। अगर ये फर्दर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे C6H12O6 और यहाँ पे भी बनेगा C6H12O6। तो यहाँ पे ये दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है, इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, इनका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा होता है CHO CHOH, यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे आपका CH2OH होता है, ये हमारा ग्लूकोज का है। लेकिन अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज में हमारा होता है CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH और यहाँ पे आपका 3.3 होता है और यहाँ पे CH2OH। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज होता है, जब भी हम सुक्रोज को ब्रेक करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा। ग्लूकोज हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। तो इस तरह से हम जो है ग्लूकोज प्रिपेयर कर लेंगे इन द प्रेजेंस फ्रॉम सुक्रोज। तो ये पहला पार्ट हुआ। इसके बाद जब हम दूसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम स्टार्च। अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, दूसरा जो केस है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। अगर हम स्टार्च का जो है स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करें तो स्टार्च जो होता है हमारा स्टार्च हमारा पॉलीमर है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, केमिकल फार्मूला होगा C6H5H10O5, ये है हमारा, ठीक है।
और ये इसका यन पार्ट्स होता है, प्लस यन हम मॉलिक्यूल हमारे H2O ले लेते हैं। तो इसका जब फर्दर हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना, सिंपली हीट कर दें तो हमारा क्या होगा, सिंपली ग्लूकोज ब्रेक करेगा C6H12O6, यहाँ पे इसका यन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो ये हमारा स्टार्च है। इस स्टार्च को जब हम वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमारा जो है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो स्टार्च का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, स्टार्च का हम जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमारा ये जो है इसका जो मोनोमर होता है स्टार्च का, वो हमारा ग्लूकोज होता है। तो इस तरह से हमारे दो मेथड हुए, एक हमारा जो है सुक्रोज से ग्लूकोज हम फॉर्म कर सकते हैं, दूसरा हमारा स्टार्च से हम ग्लूकोज फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रिपरेशन मेथड हो गया ग्लूकोज का। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ग्लूकोज फॉर्म कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ग्लूकोज ठीक है बन गया हमारा C6H12O6 है, तो एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है इसके डिफाइन करने के लिए कई प्रैक्टिकल किए गए, कई प्रोसेस किए गए, तब जाके इसका स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो पहले ये देखा गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर हम जो है डिफाइन करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, तो इसमें पहला जो प्रोसेस ये बताया गया कि ग्लूकोज हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। कहने का सेंस है कि यहाँ पे ये बताया गया कि पहला जो प्रोसेस हुआ कि पर्टिकुलर ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 है, जिसमें कार्बन जो है टोटल 6 है, मतलब वो कार्बन की जो चेन है वो हमारे 6 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो पहला तो एक केस हुआ। दूसरा केस ये हुआ कि मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। दूसरा केस ये हुआ कि सेकेंड कि when glucose heated with HI हाइड्रोजन आयोडाइड, it form क्या फॉर्म करेगा, हेक्सेन, सिंपली हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन फॉर हेक्सेन। कहने का सेंस है कि यहाँ पे जो HI होता है, यहाँ पे HI होता है, जैसे हम 2HI को हीट कर दे सिंपली, तो हमारा बनता है H2 प्लस I2, ये हमारा आयोडीन में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हम ग्लूकोज लेते हैं, यहाँ पे हमारा CHO है और यहाँ पे हमारा हो गया CHOH4 हो गया और यहाँ पे CH2OH है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब हम इसको HI के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पे जो है HI उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करेगा। तो HI जब हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है CH3 ये बन गया। तो यहां से ये बताया गया कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड से इसका रिडक्शन कराया गया तो यहाँ पे देखा गया कि 6 कार्बन की चेन मिल रही है, नॉर्मल हेक्सेन मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज में हमारा 6 कार्बन है, मतलब एक चेन है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। कहने का सेंस है कि ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा ये पता हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। हमको ये पता है कि यहाँ पे कार्बन 6 है, तो कार्बन 6 है तो वो हमारा रिंग में भी हो सकता है और स्टेट में भी हो सकता है। तो इसको दूसरा जो प्रोसेस किया गया कि उसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया गया ग्लूकोज को। तब जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया गया तो देखा गया कि हमारा सिंपल एक नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है। तो नॉर्मल हेक्सेन इन द सेंस क्या, ये हमारा ओपन चेन है। और ओपन चेन का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन है, ग्लूकोज में कार्बन 6 कार्बन है, ये हमारे सब के सब ओपन चेन है। तो ठीक है, यहाँ पे अब जैसे अब हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूस कैसे करता है। अब रिड्यूस करने का मतलब कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, जैसे CH2OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में ब्रेक किया तो H2 प्लस O2 ये I2 में ब्रेक किया, तो एक H यहाँ करिए, एक H यहाँ करिए, H2O निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। तो हमने केवल इसको बताया तो ये हमारा CH3 हो जाएगा। इसी तरह से जो है ये जो CHOH4 है, तो CHOH4 है, तो यहाँ पे अगर हम एक CHOH को रिप्रेजेंट करें, तो इसी तरह से ये जो HI है ये रिएक्शन करता रहेगा और हाइड्रोजन को रिलीज करता रहेगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा रिस्पांसिबल होगा इसके रिडक्शन के लिए। अब देखिए यहाँ से H2O निकल गया और यहाँ पे क्या बन गया CH2, तो देखिए CH2 हो गया। तो इसी तरह से हमारे जो CH2 है वो 4 है। अब यहाँ पे CHO है,
तो CHO को अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा, तो पहले क्या बन जाएगा CH2OH बनेगा, फिर फर्दर हाइड्रोलाइज का रिडक्शन होगा तो ये H2O निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। तो कहने का सेंस ये है कि HI के साथ हम जब इसे हीट करते हैं तो पहले क्या होता है, पहले हाइड्रोजन आयोडाइड ये ब्रेक करेगा, पहले हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा एंड दैट हाइड्रोजन रिस्पांसिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज का रिडक्शन होता है तो हमारा 6 कार्बन का हमारा नॉर्मल हेक्सेन बनता है। इसका मतलब है कि ये जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ये हमारे सब के सब ओपन चेन है। ठीक है, तो हमारा एक पहला प्रोसेस हुआ कि हमारा ओपन चेन रिंग स्ट्रक्चर में है, ओपन चेन है ग्लूकोज का। फिर इसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, दूसरा तो ये हो गया, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो किया गया ये देखा गया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसका, जैसे अगर हम थर्ड एक्सपेरिमेंट के को बताने से पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, कहीं पे CO ग्रुप है और इसका किसी ऐसे ग्रुप से रिएक्शन कराया जाए जिसमें NH2 ग्रुप हो, इसके आगे कौन सा ग्रुप जुड़ा है वो डजंट मैटर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है और अब इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप हमारा होना चाहिए, और किसी ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा रहा है जिसमें NH2 ग्रुप हो, तो सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे H2O निकल जाता है और H2O निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बना लेता है और ये हमारा स्ट्रक्चर जनरेट करता है। एक तो एक केस हुआ। दूसरा केस है कि यहाँ पे जब हम एल्डिहाइड और कीटोन आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे जब इसके प्रॉपर्टीज की विषय की बात हो रही थी, तो यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड O है और इसका रिएक्शन अगर हम HCN से करा देते हैं तो ये H+CN माइनस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड मूव करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे आपका प्लस हो गया। अब क्या करेगा, प्लस कहां जाएगा, माइनस पे जाएगा, माइनस कहां जाएगा, प्लस पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका COH बन जाएगा, यहाँ पे CN बन गया, तो इसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कहने का सेंस है, ये दोनों रिएक्शन बताने का सेंस ये है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमारा कार्बोनिल ग्रुप है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है। तो अगर हमको ये जो है किसी ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दें जिसमें NH2 ग्रुप हो, अगर वो रिएक्शन करता है तब कार्बोनिल ग्रुप है, हम ये HCN से रिएक्शन करा दें, अगर साइनोहाइड्रिन बनता है इसका मतलब उसमें कार्बोनिल है। तो ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया वो इसी बेसिस पे किया गया कि ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन कराया गया, ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन कराया गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा CHO है, ये फर्दर हमारा चेन है, ग्लूकोज का हम पूरा चेन बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी समझ जाइएगा। ये हमारा CHO ग्रुप है, इसका जब रिएक्शन कराया गया NH2 हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH से, ये है हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन, तो यहाँ पे जो बनता है आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है CH डबल बॉन्ड NOH, ये कंपाउंड्स बनता है। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे अगर हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप ना रहता तो ये रिएक्शन ना कर रहा होता, तो इसके रिएक्शन करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उस ग्रुप में, उस ग्लूकोज में हमारा क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, मतलब CO, स्पेशली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा कंडीशन ये भी देखा गया कि यहाँ पे CHO ग्रुप ले लिया गया, ग्लूकोज ले लिया गया, ग्लूकोज का रिएक्शन करा दिया गया HCN से, तो जब HCN से रिएक्शन कराया गया तो देखा गया कि यहाँ पे बन रहा है साइनोहाइड्रिन OHCl और यहाँ पे आपका H है और फर्दर ये ग्रुप बन रहा है। तो अगर ये साइनोहाइड्रिन बन रहा है तो ग्लूकोज से रिएक्शन HCN से कराया गया तो साइनोहाइड्रिन बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन कराया गया, HCN से रिएक्शन कराया गया, तो देखा यहाँ पे जो है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जनरेट हो रहा है और यहाँ पे हमारा साइनोहाइड्रिन बन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज में हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो तीसरा है, तो हम लोगों का देखिए तीन एक्सपेरिमेंट हुआ। पहला क्या कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है पहला। दूसरा केस हम लोगों ने ये देखा कि उसका हाइड्रोजन आयोडाइड से रिडक्शन कराया गया, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराया गया, देखा गया कि नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है। तो नॉर्मल हेक्सेन के अकॉर्डिंग कहा ये बताया गया कि ये जो ग्लूकोज का चेन है वो हमारा ओपेन चेन है,
ओपन चेन का मतलब है कि 6 कार्बन है तो 6 का 6 स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि NH2OH और HCN से रिएक्शन कराया गया, तो ये दोनों रिएक्शन किए और यहां से प्रूफ किया गया कि नहीं, जो ग्लूकोज है उसमें कहीं ना कहीं हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये हमारा 3 एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज की 3 चीजें हुई। एक तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रेट चेन है, तीसरा उसमें कहीं ना कहीं हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर इसके बाद देखा गया चौथा एक्सपेरिमेंट कि इसका एसिटिलाइजेशन किया गया, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया गया। तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने का मतलब ये है कि जैसे देखिए उसको हम रिएक्शन करने से पहले थोड़ा बता दे रहे हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ले लेते हैं CH3CH2OH, हमारा ये अल्कोहल है और इसका रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते हैं। यहाँ पे हो गया CH3COCOCH3, ये है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, और यहां से इसको हम ब्रेक करें, चाहे इस बाड को ब्रेक करिए चाहे इस बाड को, अगर हम इस बाड को ब्रेक करते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस कहां जाएगा, माइनस पे ले जाइए, माइनस प्लस, ये प्लस कहां जाएगा, इस माइनस पे जाइए, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे हमारा CH3COOH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये CO ग्रुप यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2O ना, O यहाँ पे है COCH3। अब देखो ये क्या बन गया, इथाइल एसीटेट बन गया, इथाइल एसीटेट बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, एस्टर बन गया, एस्टर। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम एल्कोहल का एसिटिलाइजेशन करते हैं, एल्कोहल का एसिटिलाइजेशन करते हैं तो हमारा एस्टर बन जाता है, एसीटेट बन जाता है, ठीक है, एस्टर बन गया, एसीटेट बन गया। तो इसी तरह से जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया गया वो ये देखा गया कि अगर हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे जैसे CHO ग्रुप है, यहाँ पे CHOH है, और यहाँ पे हमारा 4 हो गया, यहाँ पे हमारा CH2OH है। तो इसका जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया गया CH3CO ट्वाइस O है ना, ट्वाइस O, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCOCH3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखा गया कि यहाँ पे जो OH है, जब ये फर्दर प्रोडक्ट बनाया, जब ये प्रोडक्ट बनाया तो ये देखा गया कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहा है पेंटा एसीटेट बना रहा है। पेंटा एसीटेट मतलब वहां पे टोटल एसीटेट जो ग्रुप है वो 5 जुड़ रहे हैं। तो 5 जुड़ने का मतलब क्या हुआ, CHO है, यहाँ पे CHO CO CH3, फिर इसका 4 कर दीजिए, फिर यहाँ पे CH2O CO CH3, ये ग्रुप जुड़ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एसीटेट ग्रुप जुड़ रहा है वो पेंटा, इसे हम बोलते हैं पेंटा एसीटेट ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज ना, पेंटा एसीटेट। तो पेंटा एसीटेट इन द सेंस क्या, कहीं ना कहीं अगर ये 5 एसीटेट ग्रुप जुड़ रहा है, ये 5 OH से रिएक्शन कर रहा है, अगर ये 5 जुड़ा इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 5 OH से रिएक्शन किया। तो यहां से ये प्रूफ किया गया कि ग्लूकोज हैव 5 OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप है। मतलब अगर यहां से ये प्रूफ किया गया कि जब ग्लूकोज का एसिटिलाइजेशन किया गया, ग्लूकोज का जब एसिटिलाइजेशन किया गया तो देखा गया कि ये जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें पेंटा एसीटेट हो रहा है, 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो पेंटा एसीटेट बन रहा है। तो पेंटा एसीटेट इन द सेंस एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे 5 OH ग्रुप से रिएक्शन किया होगा। तो 5 OH से रिएक्शन करने का मतलब है कि ये बताया गया यहां से कि जो ग्लूकोज होगा कहीं ना कहीं उसमें 5 OH ग्रुप रहा होगा, जिससे एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट बनाया होगा। तो ये जस्ट एजम्पशन चल रहा है अभी कि जब रिएक्शन कराया गया तो ये एजम्पशन किया गया कि ये जब रिएक्शन कराया गया पेंटा एसीटेट बना, तो इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एसिटिक एनहाइड्राइड 5 OH से रिएक्शन किया होगा और इसलिए ग्लूकोज में कहीं ना कहीं हमारा 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहां से ये प्रूफ किया गया कि ग्लूकोज में हमारा 5 OH है। तो हमारे पास जो है कितने प्रूफ हो गए, पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा कार्बन चेन, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिड्यूस करने के बाद मतलब 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन हुआ, तीसरा ग्लूकोज में हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, चौथा कहीं ना कहीं हमारा जो है ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये 4 चीजें होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है
कि देखिए जब हम एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करते हैं, जब हम एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं CH3CHO और इसका हम जो है KMnO4 या HNO3 से रिएक्शन मान लीजिए, सपोज करिए HNO3 से रिएक्शन करा देते हैं, तो जब HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, बहुत बहुत आसानी से जो है CHO ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर यहीं पे हम कीटोनिक ग्रुप ले लेते हैं CH3COCH3 और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कीटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसको ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना पड़ता है, मतलब बहुत स्ट्रांग कंडीशन इन द सेंस टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ेगा, एसिड बहुत स्ट्रांग लेना पड़ेगा, तो बहुत सारी प्रेशर बहुत हाई करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें चेंज करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल होता है और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और अगर हमारा कीटोनिक ग्रुप है तो वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया वो ये किया गया कि ग्लूकोज लिया गया CH2 CHO CHOH और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे CH2OH हो गया। अब इसका जो रिएक्शन कराया गया, इसका जो ऑक्सीडेशन कराया गया, ये करा दिया गया आपका HNO3 से। नहीं, Br2 सोल्यूशन ले लीजिए, फेरिन सोल्यूशन या इससे Br2 सोल्यूशन। अभी हम HNO3 से रिएक्शन नहीं कराएंगे, HNO3 से कराएंगे तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो अभी हम HNO3 की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो नेक्स्ट कराया गया वो ये क्या है, Br2 सोल्यूशन ले लिया गया और फेरिन सोल्यूशन, इसमें फेरिन सोल्यूशन डाल दिया गया, फेरिन सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, मतलब ये देखा गया कि ग्लूकोज ले लिया गया, ग्लूकोज लेने के बाद एक बार Br2 सोल्यूशन डाल के देखा गया, एक बार फेरिन सोल्यूशन डाल के देखा गया, फिर एक बार जो है टॉलेंस रिएजेंट डाल के देखा गया। तो हुआ क्या फर्दर, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है COOH और यहाँ पे हमारा बन गया CHOH4 और यहाँ पे हो गया आपका CH2OH, ये हमारा बना। तो इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ये कहने का सेंस ये है कि यहां से ये बताया गया कि जब हमारा ये ग्लूकोज लिया गया, ग्लूकोज लेने के बाद उसमें जो है Br2 फेरिन या टॉलेंस, इसमें से कोई भी रिएजेंट डाला गया और फाइनली देखा गया कि हमारा ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि ये माइंड में रखा गया कि कहीं ना कहीं हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप रहा होगा, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर हमारा COH में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहां से ये प्रूफ किया गया कि अगर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कहीं ना कहीं हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज लिया गया, रिएजेंट डाला गया, ग्लूकोनिक एसिड बना, इस ग्लूकोनिक एसिड से देखा गया कि यहाँ पे हमारा COH ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एल्डिहाइड ग्रुप से इजीली ऑक्सीडाइज हुआ। तो यहाँ से ये एजम्पशन किया गया कि नहीं, ग्लूकोज में हमारा कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है जो ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा एक कंडीशन हुआ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है लास्ट, इसी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया गया किससे, HNO3 से। तो जब HNO3 से ऑक्सीडाइज किया गया तो पहले स्टेप में देखा गया, जैसे यहाँ पे क्या है, जब HNO3 से ऑक्सीडाइज किया गया तो होगा क्या कि यहाँ पे COH तो बना ही बना, यहाँ पे CHOH हुआ 4 और यहाँ पे देखा गया कि नीचे भी हमारा COH में कन्वर्ट हुआ, इसे हम बोलते हैं ग्लूकारिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा तो वो Br2 सोल्यूशन से भी, फेरिन सोल्यूशन से भी कन्वर्ट हो रहा, तो उससे तो प्रूफ हो ही गया था कि नहीं भाई एल्डिहाइड ग्रुप है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये COH ग्रुप यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे देखा गया कि जैसे हम ये ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं HNO3 से या KMnO4 या K2Cr2O7 से, तो ये जो हमारा प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब CH3COH में कन्वर्ट होता है।
और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है हमारा कीटोन में कन्वर्ट होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब जो 2 डिग्री होता है, जैसे अगर 2 डिग्री OH ग्रुप है तो फर्दर हमारा जो है ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे CH3CH है, OH है यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे अगर हम इसका HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बन जाएगा कीटोन CH3COCH3, ये हमारा बनेगा। तो जब ये CH3COCH3 बनेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल कभी भी जो है एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन 1 डिग्री हमारा जो है एसिड में कन्वर्ट होता है। तो 1 डिग्री एसिड में कन्वर्ट होने का मतलब है क्या, कि यहां से ये बताया गया कि हमारा कार्बोल्डिहाइड के साथ साथ कहीं ना कहीं ग्लूकोज में हमारा एक 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये जो दूसरा जो COH कन्वर्ट किया गया, इसका मतलब बताया गया कि कहीं ना कहीं वहां पे 1 डिग्री अल्कोहल एक है, जिसकी वजह से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया गया। तो ये टोटल एक्सपेरिमेंट हुआ कि पर्टिकुलर जो ग्लूकोज है वो कैसे कैसे है। उसका पहला जो कि पहला केस क्या था, C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा केस क्या बताया गया था, ओपन स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन HI से जो है रिएक्शन कराया गया। तीसरा क्या बताया गया, उसमें कहीं ना कहीं फ्री CH कार्बोनिल ग्रुप है, फ्री CO ग्रुप है जो NH2 और CN से रिएक्शन कराया गया। चौथा ये बताया गया कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, एसिटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग पेंटा एसीटेट बना था, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तीसरा पांचवा है व्हाट, एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO ग्रुप है ना, जो फेरिक सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया गया था। ये हमारा होगा। छठा जो है आपका वो ये है कि हैव 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये टोटल जो है पूरे एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया कि जो ग्लूकोज है वो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा एक CO ग्रुप है, 3 CHO ग्रुप है जो ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट, और 5 OH ग्रुप है, और एक हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये टोटल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ग्लूकोज का जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया। ठीक है, तो ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें ये देखा गया कि इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर तो हमने प्रूव कर दिया कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें साथ में हो रही थी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जब हम मॉडिफाई कर रहे थे, उसका जो डिटरमाइन कर रहे थे, उसको प्रूफ कर रहे थे। तो ये तो कुछ प्रोसेस हो रही थी, लेकिन साथ में कुछ ऐसी भी प्रोसेस हो रही थी, कुछ ऐसी भी चीजें हो रही थी जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यही था, लेकिन ये चीजें नहीं हो रही थी। ये चीजें नहीं होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें ये देखा गया कि कुछ इसकी लिमिटेशन थी। कुछ लिमिटेशन में क्या देखा गया कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे ग्लूकोज के, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल ग्लूकोज के थे जो NH2OH या HCN से रिएक्शन नहीं कर रहा है, NH2OH और HCN से रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बताया गया कि कहीं ना कहीं उस कंपाउंड में हमारा जो CHO है वो हमारा फ्री नहीं है, फ्री नहीं। एक केस कब का हुआ, जब ये हमारा पेंटा एसीटेट फॉर्म का इससे जब रिएक्शन कराया, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट फॉर्म जो था उसका जब इससे रिएक्शन कराया गया तो ये नॉट रिएक्शन नहीं किया। और फाइनली ये देखा गया कि उसमें इसका मतलब ये बताया गया कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा CHO ग्रुप फ्री नहीं होगा, तभी तो रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर CHO ग्रुप फ्री नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं CHO ग्रुप कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ होगा जिसकी वजह से वो फ्री नहीं है। तो ये तो इसकी ओपन चेन की लिमिटेशन थी, एक ये लिमिटेशन थी। दूसरा केस आपका ये था कि ये जैसे अगर हम ये ले लेते हैं CO ग्रुप, अगर हम CO ग्रुप ले लेते हैं, इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो ये हमारा क्या करता है, सोडियम हमारा यहाँ जाता है और ये SO3 यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है CONA और यहाँ पे SO3H बनता है। ठीक है, फिर सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ पे बन जाता है आपका
कार्बन और यहाँ पे OH और यहाँ पे SO3Na। ये हमारा कह सकते हैं कि एडिशन प्रोडक्ट बनाता है इससे। तो ये भी देखा गया कि ये जो कंपाउंड पेंटाएसीटेट बन रहा है, इसका रिएक्शन जब हम NaHSO3 से करा रहे हैं, NaHSO3 से करा रहे हैं, तो ये भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, इससे भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर आपका पेंटाएसीटेट फॉर्म है, NH2OH से रिएक्शन नहीं कर रहा तो CHO ग्रुप फ्री नहीं है, इससे भी रिएक्शन नहीं करा तो उसमें मतलब कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप है नहीं। अगर कार्बोनिल ग्रुप होता तो ये रिएक्शन हो रहा होता, ये रिएक्शन हो रहा था। 2,4-DNP या एसिड बेस से रिएक्शन से नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। तो और से तीसरी केस से देखा गया कि जो ग्लूकोज है उसका अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा गया तो ये हमारा दो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। जब ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज किया गया, जब ग्लूकोज यहाँ पे ग्लूकोज लिया गया, ग्लूकोज इसको क्रिस्टलाइज किया गया किसने पे, 303 डिग्री केल्विन पे, ये 303 केल्विन पे। जब इस पे जो क्रिस्टलाइज किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि अल्फा प्लस डी ग्लूकोज बन रहा है, ये बन रहा है। और इसी को जब 371 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन पे जब डिक्रिस्टलाइज किया जा रहा था, यहाँ पे बन जा रहा है बीटा प्लस डी ग्लूकोज। इसका मतलब ये यहाँ से ये कंफ्यूजन हो गया कि भाई ग्लूकोज अगर हम मान लेते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें जो है हमारा 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मतलब वो कॉमन हो गया तो हमारा एक ही फॉर्म जनरेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइज कर रहा है तब हमारा अल्फा फॉर्म बन रहा है, और जब 370 पे कर रहा है तब हमारा बीटा फॉर्म बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों स्ट्रक्चर थे ये ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को इनहिबिट कर रहे थे, मतलब क्रॉस कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ग्लूकोज हमारा ओपन चेन होता तो उसके दो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहे होते। तब यहां से ये बताया गया कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में चेंजेज है। ओपन चेन तो है ही, साथ में कुछ ग्लूकोज के ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो जिसमें CHO ग्रुप फ्री नहीं है और वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो फॉर्म क्या, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो रहा है। तो यहां से जो है ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रूफ किया गया, ग्लूकोज के साइक्लिक पार्ट को प्रूफ किया गया। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या होता है ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अब देखिए, अगर हम ये देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं हम, ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर हम ये देखें, सिंपल ऐसे सोचें कि मान लीजिए एक छोटी सी रस्सी है, एक छोटी रस्सी और एक बड़ी रस्सी है। अगर हम दोनों को कहें कि कौन इजीली फोल्ड करेगा, कौन एक दूसरे में उलझेगा, तो क्या होगा? आप लोग तुरंत मतलब बताएंगे कि नहीं, बड़ी वाली रस्सी इजीली उलझ जाएगा एक दूसरे में, मतलब रोल कर जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन छोटी वाली रस्सी जो है वो उलझेगा नहीं, वो जल्दी रोल नहीं करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि जब चेन, कार्बन की चेन जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसमें रोलिंग, जो साइक्लिक सिस्टम का जो नेचर होता है वो जनरेट होने लगता है, वो धीरे धीरे साइक्लिक सिस्टम बनाने लगता है। तो अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए CHO है और यहाँ पे हम CHOH ले रहे हैं। फिर यहाँ अगर हम इसके पूरा बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तब, अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएं तब क्या होगा, देखिए C डबल बॉन्ड OH हो गया, यहाँ पे CHOH, फिर यहाँ पे CHOH और यहाँ पे CHOH, फिर यहाँ पे CHOH और यहाँ पे हमारा CH2OH है, ये है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे इस कार्बन चेन की, तो यहाँ पे हमारा ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, तो ये तो तुरंत नजदीक होगा नहीं, ये हमारा रोल करके जाएगा यहाँ पे। तो ये देखा गया कि ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज लेते हैं
तो ग्लूकोज में जो होता है जो C5 होता है, C5 का जो OH ग्रुप होता है वो इसके काफी क्लोज होता है। तो इसके काफी क्लोज होने के अकॉर्डिंग तब क्या बनेगा, ये मतलब क्लोज होने का मतलब है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने का मतलब है कि वो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरह से अरेंज होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो गया, फिर यहाँ पे C, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH हो गया, फिर यहाँ पे C H OH हो गया, फिर यहाँ पे C H H OH हो गया, फिर यहाँ पे C OH H हो गया, और यहाँ पे CH2OH, ये हो गया। अब देख लो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो OH है वो ये, अब यहाँ पे 1 कार्बन है, तो हम इसको दूसरे कलर से प्रेजेंट करें तो देखिए यहाँ पे हमारा कार्बन 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 कार्बन का जो C5 है, C5 का OH ग्रुप इसके काफी नजदीक है। तो जब इसके काफी नजदीक है तो होगा क्या, यहाँ पे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में जब आप ग्लूकोज एल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3CHO, ये हमारा जो है एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहल से, CH3OH से, तो OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले इसको हम ना करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो CH3OH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो देखिए होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे माइनस जनरेट करेगा, यहाँ पे प्लस जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये लोन पेयर है, लोन पेयर को क्या चाहिए, लोन पेयर इन द सेंस माइनस, माइनस क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो ये क्या करेगा, OH वो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर जनरेट करेगा वो क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे H तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको जब डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये हमारा ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो H प्लस निकलेगा, H प्लस यहाँ पे माइनस पे चला जाएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये बन जाएगा CH3COH, और यहाँ पे OCH3 हो जाएगा, और यहाँ पे H हो जाएगा। तो जब किसी भी कंपाउंड पे ये दोनों ग्रुप जुड़े रहते हैं तब हम इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एल्डिहाइड से, किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप से एक OH जब ग्रुप रिएक्शन करता है तब हमारा हेमी एसिटल फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल एक अटैक किया था, हमारा हेमी एसिटल फॉर्म किया, यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, CHO ग्रुप है, और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो ये इस पर अटैक करेगा तो हमारा एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जनरेट करेगा। तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए ये कार्बोनिल है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट यहाँ पे करेगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पे हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बन जाएगा, C यहाँ H है, यहाँ O माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CH है, OH है, ये तो क्लियर है। फिर यहाँ पे CH है, OH है, ये भी क्लियर है। यहाँ पे CH है, यहाँ OH है। अब देखिए यहाँ पे C, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2OH है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे CH है, अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, तो जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना, और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए एक प्लस चार्ज आया, हमारा एक प्लस चार्ज आ गया। कैसे आया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर दिया तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पे माइनस है। तो अब ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये H प्लस क्या करेगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। तो जब H प्लस यहाँ पे जाएगा तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा COH हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा H ऑलरेडी है, यहाँ पे C
CHOH हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CHOH हो गया, फिर यहाँ पे CHOH हो गया, फिर यहाँ पे CO है ना, फिर यहाँ पे CH2OH, ये बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टोटल अगर ये हमारा एक रिंग फॉर्म किया, एक रिंग फॉर्म कर गया, एक हमारा रिंग फॉर्म किया, और जब रिंग फॉर्म कर गया तो ये देखिए रिंग कितने कितने एलिमेंट का बना, ये रिंग कितने एलिमेंट का बना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट इन्वॉल्व है इस रिंग को फॉर्मेशन में। तो जब टोटल 6 रिंग इन्वॉल्व है इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, तो हम अगर इसको इस तरह से ना लिख के हमको इसको इस तरह से सिंपल वे में लिखें इसके स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं ऑक्सीजन को, यहाँ ये जो ऑक्सीजन है हम इसको खींच दे रहे हैं यहाँ पे, और ये इधर खींच रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा O है, हमने C1 को यहाँ रखा, ठीक है, फिर यहाँ C, 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 हमने C1 को यहाँ ला दिया, C1 को यहाँ ला दिया, तो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, C1 को यहाँ पे रख दो, C1 इसको रिवर्स करते हैं हम लोग ना, ये 1 यहाँ करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका HOH, फिर यहाँ HOH, HOH, और यहाँ पे आपका हो गया HOH, और यहाँ पे हो गया आपका CH2OH, ये हो गया 5। अब देखो अगर नंबरिंग करो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये कार्बन हुआ। ये देखो अगर हम इसको चाहे आप इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को रिवर्स करके हम कर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आप इस तरह से समझोगे तो जब हम सुक्रोज या स्टार्च का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि ऑक्सीजन हमारा ये 6 मेंबर देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर हुआ, तो इसे हम बोलते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारा पायरानोज स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोगों ने ये देखा था कि जो अल्फा प्लस डी ग्लूकोज, एक हम लोगों ने ये देखा था ना, दूसरा देखा था बीटा प्लस डी ग्लूकोज, ये देखा था। अब ध्यान में बस ये देखना है कि अगर मान लीजिए हम अल्फा कब कंसीडर करेंगे, अल्फा प्लस कब कंसीडर करेंगे, अल्फा प्लस कंसीडर तब करेंगे जब C1OH ग्रुप C1OH अपोजिट टू CH2OH ग्रुप CH2OH ग्रुप हमारा यहां है और OH हमारा C1 यहां है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देखिए ये ऊपर है और ये नीचे है हमारा, तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ये ऊपर है ये नीचे है, तब हम इसे बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और अगर यहीं पे अगर हमारा बीटा हो जाए, बीटा प्लस, कब वो बीटा होगा, जब ये हमारा जो सीक्वेंस है दोनों सेम साइड हो जाए, OH और CH2OH दोनों सेम साइड हो जाए, C1OH एंड CH2OH इन सेम डायरेक्शन, तो जब सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तब हमारा बीटा होगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमारा अल्फा होगा। अब क्या होगा, होना क्या चाहिए, अब देखिए जैसे अगर यहाँ हमारा क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा हमारा ये अल्फा प्लस डी ग्लूकोज, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको अब सेम डायरेक्शन में कर दें तब क्या होगा, देखो O C C C C C, यहां पे हम OH सेम डायरेक्शन में कर देते हैं, यहां H कर देते हैं, यहां पे हमारा CH2OH हो गया, ठीक है, और यहां पे हमारा हो गया HOH, ये है। अब देखो यहां पे ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, ये है।
अब देखो यहाँ पे OH और ये CH2OH दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमारा हो गया बीटा प्लस डी ग्लूकोज, ये हो गया। तो हमारा अल्फा और बीटा की बात हो गई। दूसरा केस देखो, ये जो कार्बन है, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये इस पूरे साइक्लिक सिस्टम में देखोगे तो यही एक ऐसा कार्बन है जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये कार्बन देखो यहां पे ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है। यही एक ऐसा कार्बन है जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। देखो ये कार्बन है केवल और केवल एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर इधर कार्बन है, यहाँ पे भी देखो एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर इधर कार्बन है, यहाँ पे भी देखो इधर इधर कार्बन है एक ऑक्सीजन से, यहाँ पे भी देखो एक ऑक्सीजन और इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। तो यही एक ऐसा कार्बन है जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। ये हमारा है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ये कार्बन हमारा जो C1 होता है वो हमारा एट ए टाइम 2 ऑक्सीजन ग्रुप से जुड़ा रहता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। यहां पे भी देख लो यहां पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन ये दोनों ऑक्सीजन से है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ये हो गया। तब देखो जो अल्फा और बीटा हम ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं? इसी कार्बन से ले रहे हैं। मतलब एनोमेरिक कार्बन पे जो OH का ओरिएंटेशन है, एनोमेरिक कार्बन पे जो OH का ओरिएंटेशन की वजह से हमारा अल्फा बीटा जनरेट हो रहा है। इसीलिए हम अल्फा और बीटा को हम बोलते हैं क्या? एनोमर। क्या बोलते हैं? एनोमर। तो अगर जिसे आपको पूछ दिया जाता कि व्हाट इज द एनोमर, तो आप बोलेंगे कि इन पैरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज द एनोमेरिक कार्बन C1 had 2 configuration in which in one condition OH group are opposite to the CH2OH group is called alpha glucose, and when OH group are same direction in CH2OH group is called beta glucose. And because of this reason alpha and beta both called anomeric carbons, because this two have different configuration at what? Anomeric carbon. सिंपली आप अगर एनोमर्स पूछ देगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि when configurational changes occur at the anomeric carbon that is attached, that means carbon attached with the 2 oxygen atom called anomers. तो आप इसको अपने वे में मतलब सिंपली चाहे जैसे भी कर सकते हैं। मतलब ये आप माइंड में रखिएगा कि ये जो हमारा C1 होता है वो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम इसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और इसी एनोमेरिक कार्बन पे OH और CH2OH के ओरिएंटेशन से हमारा अल्फा और बीटा जनरेट हो रहा होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अल्फा, सेम डायरेक्शन में है तो बीटा, और इसीलिए हम अल्फा और बीटा को एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में पूरा ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोगों ने ये देखा, और कैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया, कैसे प्रूफ किया गया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और ओपन चेन स्ट्रक्चर को कैसे प्रूफ किया गया, वो सब चीजें हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम फ्रक्टोज प्लस पॉलीमर्स जितने भी होते हैं, डाइमर्स या पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर कैसे जुड़े होते हैं, कैसे फॉर्म कर रहे होते हैं, वो देख रहे होंगे। हाँ, एक टर्म और आता है आप लोगों को, कभी कभी अक्सर पूछा जाता है, म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज द म्यूटा रोटेशन? तो म्यूटा रोटेशन हम लोग जो है कल म्यूटा रोटेशन को करते हुए और फर्दर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, तो आप जो है हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।